मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित पाल पीसीएस पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक है समाज। समाज पढ़ेंगे हम लोग। समाज पढ़ने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। जो भी मेरी क्लासेस होती है वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार होती है। संडे को हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आती हैं, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो, आप अच्छी तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है। और समाज पढ़ने से पहले प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं समाज। देखिए, समाज समाज पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, समाज जो है आपका, ये जो ये भी हमारी हमारी शब्द किसे शब्द निर्माण की विधि से है। ये भी जो हमारी है, ये क्या हमारी शब्द निर्माण की विधि से है। इसके पहले हमने 3 विधि पढ़ चुकी है। देखिए गाइज, इसके पहले हमने 3 विधि पढ़ चुकी है। वो कौन कौन सी विधि है? ये आपकी उपसर्ग हो गया, ये आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है। ये किस में आती है? शब्द निर्माण की विधि में आते हैं। आपका प्रत्यय हो गया, प्रत्यय के बाद ये आपकी संधि हो गई। ठीक है, ये संधि हो गई। आज संधि पढ़ने के बाद ये आपकी चौथी विधि क्या हो गई? समास। तो हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे? समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आज समास पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, समास में और संधि में अंतर क्या है? एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछ लिया जाता है कि समास और संधि में अंतर क्या है। अगर मैं संधि की बात करती हूँ तो यहाँ पास वर्णों का मेल होता है। यहाँ पास किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। और समास में शब्दों का मेल होता है। किससे मेल होता है इसका? शब्दों का मेल होता है। ठीक है। तो इसमें जो होता है, जो आपके संधि में होता है तो वर्णों का मेल होता है, संधि में तो वर्णों का मेल होता है। और समास की अगर मैं बात करूँ, समास की, तो इसमें शब्दों का होता है। इसमें किसमें होता है? शब्दों का होता है। तो ये अंतर होता है, इसमें वर्णों का होता है, इसमें शब्दों का होता है। तो ये आपकी हो गई है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं समास। देखिए, समास जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो मिलकर उसमें एक नए शब्द का क्या होता है? निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उस शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है गाइस। जैसे अब मैं बात करूं यहाँ पास, अब देखिए यहाँ पास अगर बात की जाए कि समास विग्रह। अब समास विग्रह किसे कहते हैं? जैसे होता है समास विग्रह, तो जब समस्त पद के सभी पदों, यहाँ पर जो पद का मतलब होता है, ये शब्द से का है। पद का अर्थ क्या होता है? शब्द से। ठीक है। पद का मतलब क्या होता है? शब्द से। ठीक है। शब्दों को या पदों को अलग अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ समास विग्रह, जैसे यहाँ पास मैं एग्जाम्पल दी थी, ये यहाँ पास आपका ये काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, तो ये आपका क्या है? ये आपका समास विग्रह है। ये आपका क्या है? समास विग्रह है। समास विग्रह है। ठीक है। तो वहां पास ये चीज बोला है कि जब समस्त पद, मतलब समस्त शब्द कह लीजिए, पद को हम लोग शब्द भी कहते हैं। ठीक है गाइस, शब्द का होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जब समस्त पद के सभी अलग अलग किया जाए, जैसे काम से जी चुराने वाला, तो ये आपका क्या है? समास विग्रह है। ये आपका क्या है? समास विग्रह है। तो यही चीज यहाँ पास कह रहा है कि समास विग्रह किसे कहते हैं? तो जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। जैसे यहाँ पास मैं आपको बता दूं, जैसे राजकुमार, उदाहरण में राजकुमार, राजकुमार मतलब राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का क्या है? कुमार, राजा का कुमार हो गया। ये उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है। ये राजा का कुमार हो गया, राजा का कुमार। तो यहाँ पर जो राजा का कुमार है, ये क्या है? आपका समास विग्रह हो गया। समास विग्रह मतलब सभी पदों को अलग अलग किया जाता है। देखिए, राजा का कुमार, राजा का कुमार, तो ये आपका क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। अब देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है, अब यहाँ पर जो बोल रहा है कि समस्त पद, अब समस्त पद किसे कहते हैं? अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, समस्त पद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जो समस्त पद है आपका, एक मिनट गाइस, हाँ,
समास पद समास विग्रह से बना नया शब्द। समास विग्रह से समास विग्रह से बना नया शब्द। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ है, ये जो आपका समास पद है। अब देखिए समास विग्रह काम से जी चुराने वाला। अब इससे जो अब बताइए काम से जी चुराने वाला कौन होता है? कामचोर होता है। कौन होता है? कामचोर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? इसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद। समस्त पद। जो कहने का मतलब ये चीज है कि काम से जी चुराने वाला। तो इससे जो नया शब्द बन के आया, ये क्या है भाई? काम से जी चुराने वाला कामचोर को कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? समस्त पद हो गया। समस्त पद हो गया। और ये आपका क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। क्या हो गया? समास विग्रह। समास विग्रह। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर शायद मैं बात करूं यहाँ पास कि समस पद होता है जो समास, देखो ये आपका समस पद है। समस पद होता है जो समास विग्रह से बनकर नया शब्द बनते हैं। जो आपका समस पद होता है समास विग्रह से बनकर नया शब्द बनते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जैसे हम कह दें यहाँ पर कामचोर, तो कामचोर आपका क्या हो गया? समस्त पद। और काम से जी चुराने वाला क्या क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं फिर। प्लीज़ गाइज, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आप लोगों के लिए दोबारा क्लासेस लेके आऊँगी। अब प्लीज़ आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा। आप लोग एक एक करके नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे एग्जाम के समय आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया समस्त पद किसे कहते हैं या समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समस्त पद ये हो गया आपका। और जो आपका ये काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला मतलब समास विग्रह से जो नया शब्द बनता है वो क्या है? कामचोर। काम से जी चुराने वाला क्या कहते हैं? कामचोर कहते हैं। तो ये आपका समस्त पद हो गया और ये आपका क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि समस्त पद होता है जो समास विग्रह से बनकर नए शब्द आता है, उससे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पूर्व पद। अब देखिए ये जो आपका समस्त पद है, ये आपका समस्त पद के अंतर्गत दो पद आते हैं। ये आपके समस्त पद के अंतर्गत कौन से पद आते हैं? दो। आपके दो आते हैं इसके अंतर्गत। एक आपका पहला पद हो गया, एक आपका पहला पद हो गया और एक आपका अंतिम हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि आपका पहला पद और उत्तर पद, कौन से पद हो गए? उत्तर पद। ठीक है गाइस, आपका पहला पद और उत्तर पद ये हो गए। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये चीज पूर्व पद, वही मतलब कि पहला पद मतलब पूर्व पद। ठीक है, आप पहला भी बोल सकते हो, पूर्व भी बोल सकते हो। समस्त पद का पहला पद, समस्त पद पहला पद पूर्व पद या प्रथम पद कहलाता है। जैसे यहाँ पास काम क्या हो गया? आपका पहला पद हो गया। काम क्या हो गया? आपका पहला पद हो गया। ठीक है गाइज, अब देखिए उत्तर पद किसे कहते हैं? समस्त पद का दूसरा पद। चोर आपका क्या क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। चोर आपका क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। या तो हम उसे उत्तर पद कह सकते हैं या तो हम उसे द्वितीय पद कह सकते हैं। तो काम आपका क्या हो गया? पहला पद हो गया। चोर आपका क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब हम लोग आते हैं, तो गाइस ये चीज आपको समझ में आया कि इसे हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? समास विग्रह कहते हैं। इसे हम समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद। समस्त पद कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज कहने का मतलब ये चीज है कि जो भी आपकी समस्त पद से वो समास विग्रह होता है, उसे नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। अब देखिए समास के कितने प्रकार होते हैं, तो ये सबको पता है कि समास के कितने कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए समास के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि इसको हम प्रधानता के आधार पर रखते हैं। इसको हम प्रधानता के आधार पर रखते हैं। ठीक है, अब प्रधानता का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पास जो भी मेरे विद्यार्थी होंगे वो पूछेंगे मैम प्रधानता का मतलब क्या होता है? तो जिसके अंदर देखिए, जिसके अंदर पहला पद प्रधान होता है,
किसी के अंदर उत्तर पद प्रधान होता है, किसी के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, तो किसी के अंदर दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर जितने कितने भी आधार हो गए, जो 4 आधार हो गए आपके, उसी 4 प्रकार के अंदर हमारे समास होते हैं। उसी मतलब 4 प्रकार के अंदर हमारे क्या होते हैं, समास होते हैं। अब यहाँ पास अगर हम बात करते हैं समास, देखिए समास के प्रकार तो 4 हो गए। किसी के अंदर उत्तर पद प्रधान होता है, तो किसी के अंदर प्रथम पद प्रधान होता है, किसी के अंदर दोनों होते हैं, किसी के अंदर दोनों नहीं होते। उसी के अंतर्गत जो भी आते हैं वो 4 प्रकार के अंतर्गत हमारे समास आते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर समास हमारे कितने होते हैं, 4। एक आपका अव्ययी भाव समास होता है, एक द्वंद्व होता है, एक आपका बहुव्रीहि समास होता है, और एक आपका तत्पुरुष समास होता है। अब अगर यहाँ पास मैं बात करूँ अव्ययी भाव समाज में, तो इसमें आपका जो होता है गाइज, एक मिनट गाइज, हाँ, इसमें जो आपका होता है अव्ययी भाव समास का मतलब क्या होता है, इसमें आपका होता है पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व मतलब पहला पद, पूर्व पद, इसमें आपका पूर्व पद प्रधान होता है। अब द्वंद्व में की अगर सर मैं बात करूँ, द्वंद्व की मैं बात करती हूँ, तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है गाइज, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपका द्वंद्व समाज हो जाएगा। कौन समाज हो जाएगा, द्वंद्व। अब ये भी पूछ लिया जाता है किस समाज में पूर्व पद प्रधान होते हैं, तो अव्ययी भाव हो गया। ठीक है, अब बहुव्रीहि समाज कौन सा होता है, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं। बहुव्रीहि समाज में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं। इसमें मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होते, इसका मतलब इसमें कोई तीसरा वर्ण आता होगा, वो प्रधान होता होगा। ठीक, कोई तीसरा शब्द आता होता निकल के, तो उसमें होता होगा। तत्पुरुष समाज की अगर मैं बात करूं, तत्पुरुष समाज में उत्तर पद होता है। देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि तत्पुरुष समाज में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा गाज होता है, उत्तर पद होता है। ठीक है, अब तत्पुरुष के अंदर दो और तत्पुरुष के कितने, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक आपका द्विगुण हो गया। एक मिनट गाइस, अब देखिए अगर मैं तत्पुरुष की बात करूं, ये तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। अब तत्पुरुष के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं गाइस, 2 होते हैं। एक आपका द्विगु हो गया, कौन सा हो गया, द्विगु हो गया, और दूसरा आपका कर्म धाराएं हो गया, कर्म धाराएं। ठीक है, ये आपके हो गए। अब ये क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि द्विगु और कर्म धाराएं में कौन सा पद प्रधान है, तो आप क्या बताओगे, उत्तर पद प्रधान है। कौन सा प्रधान है, उत्तर पद। क्योंकि उसी का भेद है। भेद किसका है, आपका तत्पुरुष का है, तो सिंपल सी बात है, वो उत्तरी पद प्रधान होगा। ठीक है, और तत्पुरुष में एक चीज और है कि अगर सर इसमें कारक की बात की जाए, ठीक है, कि कारक के आधार पर इसमें 6 प्रकार का होता है। कारक के आधार पर अगर मैं तत्पुरुष के बारे में पढ़ते हैं, तो जो भी इसके कारक होते हैं वो 6 प्रकार का होता है, जो आपके तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जो भी आपके कारक होते हैं, ठीक, कारक के आधार में अगर बात की जाए, कारक के आधार की अगर मैं बात करूं, तो इसमें 6 प्रकार का होता है, जो किसके अंतर्गत आता है, तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं दोबारा आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आऊँगी। ठीक है गाइज, और आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा और अपना एग्जाम अच्छे तरीके से क्वालिफाई करिएगा। अब अगर मैं बात करूँ अव्ययी भाव समाज की मैं बात करूँ, ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि जिस समाज में पूर्व पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद कोई उपसर्ग अथवा अव्ययी उपसर्ग, या तो इसका पूर्व पद कोई उपसर्ग होगा, या तो अव्ययी, या तो अविकारी शब्द होगा। अच्छा, बहुत से विद्यार्थी सोचते होंगे अविकारी का मतलब क्या होता है। अविकारी का मतलब ये होता है कि जिसमें लिंग, वचन और कारक या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें लिंग, वचन, कारक या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर वह समास कौन सा होता है,
अविभाव समास कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पास कहने का मतलब ये चीज़ सबसे अच्छा पहचानने की ट्रिक है आपको उपसर्ग। जहाँ आपको उपसर्ग दिया 95% केस में आपको ये अव्ययीभाव समाज में आपको उपसर्ग दिखेगा। ठीक है, उपसर्ग दिखेगा तो आप समझ जाओगे ये कौन सा समाज है, अव्ययीभाव समाज है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो आपका 5% होगा ये आपका अविकारी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ, और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा जो आपके राजस्थान और जो एमपी के एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो हम लोग की इसमें तो बहुत मतलब पूछ ली जाती है, इसमें भी हो जाता है, अपने यूपी के एग्जाम में इतने में बहुत हो जाता है, लेकिन आपके एमपी और राजस्थान में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपका धीरे धीरे, तो ये कौन सा समास हो गया, बारंबार, मतलब बारंबार मतलब बार बार, बारंबार का मतलब क्या होता है, बार बार, दिनों दिन, एकाएक मतलब एकाएक करके भी दे देते हैं एग्जाम में, एकाएक का मतलब होता है एक एक करके, एकाएक, दो दो। कहने का मतलब ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा नोट बना के लिख लीजिए कि कहने का मतलब ये चीज़ है कि किसी शब्द की आवृत्ति, अगर किसी भी शब्द की, अगर किसी शब्द की आवृत्ति आवृत्ति पर अव्ययी समाज होता है। अगर किसी चीज़ की आवृत्ति हो रही है तो आप ये समझ लीजिए उसमें कौन सा समाज होता है, अव्ययी भाव समाज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ धीरे धीरे, बारंबार, ठीक है, दिनों दिन, एकाएक, और ये आपका दो दो, तो ये कौन सा समाज हो गया है कि आपका अव्ययी भाव समास हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपके राजस्थान और एमपी में बहुत ज़्यादा ही पूछ लिया जाता है। अभी तो आपका आपका जो यूपी है वो बचा हुआ है, यूपी के जो भी एग्जाम है इसमें अभी नहीं पूछा जाता है, उसमें सब ज़्यादा ये सब पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ निर्विवाद, निर्विवाद, तो ये आपका समस्त पद हो गया। अब इससे जो समास विग्रह हुआ है बिना विवाद के, बिना विवाद के। अब देखिए यहाँ पास क्या है, निर आपका क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, अकारण, अकारण, बिना कारण के, आ क्या है आपका उपसर्ग है, आपका आ क्या है उपसर्ग है। अब देखिए प्रतिशक्ति, प्रतिशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रति क्या हो गया आपका अव्ययी अविकारी हो गया। जन्म, आ क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया। तो जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, तो आपको सबसे अच्छा समझने का तरीका ये चीज़ है कि अगर शायद अविभाव समाज में अगर शायद यहाँ पास उपसर्ग दे दे या तो अविकारी शब्द आ जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा ये कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समाज हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना द्वंद्व समाज में आते हैं। द्वंद्व, अब देखिए द्वंद्व का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये चीज़ बताइए कि द्वंद्व का मतलब क्या होता है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि द्वंद्व का मतलब क्या होता है। तो द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा से होता है। देखिए द्वंद्व का जो अर्थ होता है वो झगड़ा से होता है, और झगड़ा से होता है। झगड़ा तो या तो दो लोगों के बीच में होता है, झगड़ा किनके बीच में होता है, या तो दो लोगों के बीच में होगा, या तो तब होगा जब एक दूसरे के लोग एंटी होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लोग क्या होते हैं, एंटी होते हैं। या तो तब होता है, या तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को भी कम नहीं समझता, वो भी अपने आप को कम नहीं समझता। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समाज, वो द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, द्वंद्व मतलब झगड़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पास है कि जिस समास, देखो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों मतलब अपने आप को कम नहीं समझते हैं। ठीक है, तथा दोनों पदों के मध्य या विलोम या पूरक का संबंध पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पास विलोम का मतलब क्या होता है, जैसे विलोम का शब्द एक दूसरे के एंटी, जैसे दिन और रात। अगर सर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं बात करूं रात और दिन, रात और दिन की अगर मैं बात करूं, जितना हमारे लिए रात इम्पोर्टेंट है उतना हमारे लिए दिन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, ये दोनों अपने में है कि नहीं है, ये दोनों अपने में, जितना हमारे लिए दिन इम्पोर्टेंट उतना हमारे लिए, जितना हमारे लिए रात इम्पोर्टेंट उतना हमारे लिए दिन भी इम्पोर्टेंट है। तो रात और दिन, रात और दिन। ठीक है गाइज, तो ये आपका क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। कहने का मतलब ये चीज़ें कि द्वंद्व समाज के अंदर जिन शब्दों के मध्य में जैसे विलोम या पूरक, पूरक का मतलब होता है एक दूसरे के बिना न रह पाना। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे वो ये भी कह सकते हैं मैम पूरक का मतलब क्या होता है। जो पूरक का अर्थ होता है एक दूसरे के बिना न रह पाना, एक दूसरे के बिना,
एक दूसरे के बिना ना रह पाना, बिना ना रह पाना, पाना, ठीक है। पूरक का जो अर्थ होता है एक दूसरे के बिना ना रह पाना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं विलोम की बात करूँ, विलोम का जो होता है एंटी, वो एंटी होते हैं एक दूसरे, क्या होते हैं एंटी होते हैं, रात का दिन, ठीक है, रात का दिन। तो अब यहाँ पास आते हैं उदाहरण में, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पाप और, देखिए पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है। अब देखिए पाप और पुण्य, ये मतलब अब देखिए ये जो पाप और पुण्य के अंदर जो संबंध हो रहा है किसका हो रहा है, ये विलोम का हो रहा नहीं हो रहा, पाप और पुण्य। माता और पिता, देखिए माता पिता मतलब माता और पिता, माता और पिता, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक विलोम भी हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका विलोम हो गया। ये क्या है आपका, विलोम भी है पूरक भी है, विलोम भी है ये पूरक भी है, ठीक है। दिन रात, दिन रात, जितना हमारे लिए दिन इम्पोर्टेंट होता है उतना हमारे लिए रात भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो दिन और रात। सीताराम, सीताराम क्या है आपका, आपका सीताराम क्या है, ये आपका बताइए, सीताराम क्या है आपका, ये पूरक है कि नहीं है, ठीक है। ये विलोम भी है आपका, ठीक है, और पूरक भी है सीताराम, ठीक है। ये आपका विलोम भी है और पूरक भी है। लोटा डोर, लोटा और डोर, तो ये आपका क्या है, एक दूसरे का क्या है, ये पूरक है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि दाल के साथ, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी बोलते नहीं मैम हम सूखी, अब देखिए दाल के साथ हमें चावल की जरूरत पड़ती है। अब बहुत सारे लोग विद्यार्थी ये बोलते हैं कि नहीं हम दाल ही दाल वो कर लेंगे, तो नहीं, ये चीज़ नहीं है, मतलब दाल के साथ हमें चावल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या है, ये एक एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। अब जितने भी आपके समास हैं, अभी आपका वो बहुगुरी समाज बचा हुआ है और आपका तत्पुरुष समाज बचा है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। बस चलते चलते मैं थोड़ा सा और बता दूँ, देखिए आपको द्वंद्व समाज में क्या क्या गौर करना है, विलोम और पूरक में ध्यान दीजिएगा। अगर ये दोनों का संबंध होता है तो वो द्वंद्व समाज होता है। जैसे बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपका और आ जाए, पाप, जैसे पाप और पुण्य आ जाए, ये और आ जाए, तो आप यहाँ से समझ जाइएगा थोड़ा सी कि ये कौन सा समाज है, वो समाज है आपका द्वंद्व समाज है, ठीक है। और आपका वो अभिभाव समाज की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ से समझ जाइएगा, अगर वहाँ पास आपका आ जाता है कि, एक मिनट गाइस, एक मिनट, ये आपका जो दिया हुआ है यहाँ से आप समझिएगा, उपसर्ग और अभिकारी शब्द की बात करें तो आप समझ जाइएगा ये कौन सा समाज है, अभिवही भाव समाज है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।